हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग और उसकी फीचर्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर ज़रूर देख लेना, ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो आइए आज हम डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, उनको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमने कल पढ़ा ही था। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थोड़ा मैं आपको रिवाइंड करा दूं तो उसमें क्या था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है ना, इसमें हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, हम उसके ना बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो अब हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ना, ये 5 कंपोनेंट से मिलके बना है। 5 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? इंडिविजुअल, ग्रुप, टेक्निक, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट। ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 डिटर्मिनेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। आइए इन पांचों कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इंडिविजुअल होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल जो होता है उससे ही तो ऑर्गेनाइजेशन बनती है। अगर इंडिविजुअल ही नहीं होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ, बिल्कुल हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो वर्थलेस है, उसकी कोई मतलब आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी फिर तो, है ना। अगर इंडिविजुअल ही नहीं होगा तो जो इंडिविजुअल होता है ना, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है ना। और इंडिविजुअल जो होते हैं ना, उनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या? कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ना, उसमें ये मान के चलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है, उन सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। हर इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है? अलग है। अगर कोई इंडिविजुअल्स हैं जिनका की बिहेवियर सिमिलर हो तो उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती हैं, जिसमें अगर जिनकी सिमिलर हो, अगर जिनका बिहेवियर, तो उनको सेम कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऐसे कैटेगरीज बनाई जाती हैं। अब जो ये कैटेगरीज बनाई ना, उनसे फिर स्टडी कंडक्ट की जाती है उनके बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए। तो जो ये कैटेगरीज होती हैं ना, ये हमें जो टेक्निक्स डेवलप करने में हेल्प करती हैं। टेक्निक्स किससे रिलेटेड? वही जो हम पहले भी पढ़ते आए हैं, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, प्रिडिक्ट कर सके, कंट्रोल कर सके। इससे रिलेटेड जो टेक्निक्स है ना, उनको डिस्कवर करने में हेल्प करती हैं ये कैटेगरीज, जब हम इनकी स्टडीज़ करते हैं। तो इसके बाद आता है ग्रुप। तो फ्रेंड्स, हमें पता है ग्रुप क्या होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल मिलते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है। अब ग्रुप की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है ना, वो एज इंडिविजुअल अलग तरीके से बिहेव करता है और कलेक्टिवली वो अलग तरीके से बिहेव करता है। जब वो ग्रुप में होगा तो वो अलग तरीके से बिहेव कर सकता है ना, और जो वो इंडिविजुअली अलग तरीके से बिहेव करता है। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ना, इसमें स्टडी की जाती है ग्रुप स्टडी। किस लिए? ताकि हमें पता चल जाए कि वो ग्रुप में जैसा बिहेव कर रहे हैं वैसा बिहेव वो क्यों कर रहे हैं, क्या चेंज आता है। इंडिविजुअली वो अलग बिहेव कर रहे हैं, ग्रुप में अलग बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो इसकी भी स्टडी की जाती है, ताकि जो ग्रुप स्टडी करके फिर उनके ग्रुप को ताकि कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद आता है फ्रेंड्स, जॉब एंड टेक्नोलॉजी। जॉब क्या होता है? जॉब का मतलब होता है कि जो टोटल वर्क अलॉट किया गया हो टू इंडिविजुअल एट द प्लेस ऑफ वर्क। कि जो एक इंडिविजुअल है उसको वर्क प्लेस पे जो जितना काम उसको अलॉट किया जाता है ना, उसको बोलते हैं उसकी जॉब, है ना। जॉब जो होती है, इससे भी एक पर्सन का बिहेवियर इफ़ेक्ट होता ही है। तो इसलिए हमें जॉब पे भी स्पेशल फोकस करना चाहिए कि अगर एक बंदा है जिस उसको अगर जो जॉब दी गई है उसे वो जॉब पसंद ही नहीं है,
तो उसका बिहेवियर तो चेंज होगा ही होगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमने इंडिविजुअल को या ग्रुप को जो भी जॉब दी है, जो भी जॉब अलॉट की गई है, उन्हें वो जॉब पसंद भी है या नहीं पसंद, है ना। और इसके साथ ही साथ उनका जो है ना बिहेवियर, वो और किससे इफ़ेक्ट होता है, टेक्नोलॉजी से। जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, जो इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में, इनसे भी उनका बिहेवियर इफ़ेक्ट होता है। अगर जो टेक्नोलॉजी है वो उनकी जैसे वो चाहते हैं वो सेम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहेगा। अगर उनकी चॉइस के जो टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, उनका यूज़ नहीं किया जाएगा तो एडवर्स इफ़ेक्ट होगा, है ना। तो जॉब और टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन है ये भी ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में क्या आ गया, रिपोर्टिंग टेक्निक्स, कि जैसे कोई अगर इंडिविजुअल है उसको किसको रिपोर्ट करना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, उसको किसको रिपोर्ट करना है ना। अगर रिपोर्टिंग टेक्निक्स अच्छी नहीं है, जैसे मान लो एक कोई एम्प्लॉई है, उसको जिसे रिपोर्ट करना है आगे रिजल्ट्स के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में, अगर वो बंदा से उसकी नहीं बनती है इंडिविजुअल की, तो वो खुश नहीं रहेगा कि मुझे तो इसको बताना पड़ता है और मेरे को ये पसंद नहीं है ना। तो रिपोर्टिंग टेक्निक्स होगी, रिकॉर्डिंग टेक्निक्स होगी, रूल्स होगी, वर्क प्रोसीजर होगी, ये सब भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें इन सब को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं। तो अगर आपका जो आपको क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो डिज़ाइन होता है ना, वो आपका उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। क्योंकि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन अच्छा होगा तो ही तो क्या होगा, अगर वो अच्छे से इफ़ेक्टिव होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, तो जो एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर है उसको हम आसानी से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है। द लास्ट पॉइंट इज़ एनवायरनमेंट। तो जो क्या है फ्रेंड्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कोई वैक्यूम में तो इस्टेब्लिश नहीं की जाती, सोसाइटी में इस्टेब्लिश की जाती है। सोसाइटी में फैमिली भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, ये सभी मिलके एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो जो भी कोई भी ह्यूमन है उसका बिहेवियर इन फैक्टर से भी इफ़ेक्ट होता है। तो हम जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करें तो हमें एनवायरमेंटल फैक्टर का भी ध्यान रखना चाहिए, उसको भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मैनेजमेंट हम पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें कि हम 5 फंक्शंस परफॉर्म किया करते थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। तो ये सभी जो फंक्शंस हैं ना, ये 5 फंक्शंस परफॉर्म किए जाते थे मैनेजमेंट में। और ये फंक्शंस क्यों परफॉर्म किए जाते थे, ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें, है ना। ये होता है मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहलाता है। और स्टडी क्यों की जाती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जा सके। मैनेजमेंट क्यों परफॉर्म किया जाता है, ये फंक्शंस जो होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सेट ऑफ फंक्शंस क्यों परफॉर्म किए जाते थे, ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके, है ना। और जो ह्यूमन बिहेवियर है इसकी स्टडी क्यों की जाती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव की जा सके, है ना। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब हम पढ़ते हैं कि दोनों में रिलेशनशिप क्या है। देखो, मैनेजमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट के बिना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बिना मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट जो होता है इसमें हम क्या किस पे फोकस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, है ना। और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, ह्यूमन पावर चाहिए। अब ह्यूमन्स हमें चाहिए तो हमें उनका बिहेवियर को भी समझना पड़ेगा, ताकि हम ह्यूमन पावर का अच्छे से इफ़ेक्टिव यूज़ कर पाएँ। अगर हमें ह्यूमन पावर तो हमें चाहिए ना मैनेजमेंट में भी, और ह्यूमन पावर का अगर हमें इफ़ेक्टिव यूज़ करना है तो हमें ह्यूमन बिहेवियर की भी स्टडी करनी पड़ेगी। और ह्यूमन बिहेवियर की हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर।
तो इन दोनों में रिलेशनशिप समझ में आया कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से हम क्या थे, हेल्प लेते हैं ताकि हम मैनेजमेंट की प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट कर सकें, है ना। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो जो मैनेजर होता है, जब वो अपना मैनेजरियल वर्क कंप्लीट कर लेता है तो भी उसको ये मतलब कि जानना होता है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कि उसने ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करी, उसको प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ताकि वो ये सब भी समझ सके। तो किससे समझ सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर समझ सकता है ना।